लास्ट कौन सी फिल्म देखी बुरी? मैंने एक कल की देखी जो मुझे नहीं अच्छी लगी। कल की, हाँ। प्रभास, आई एम रियली सैड बट व्हाई वाज ही वाज लाइक अ जोकर। वीडियो को शुरू करने से पहले एक सवाल कि हमारे भारत में टोटल कितने मूवी इंडस्ट्रीज हैं, तो इसका सटीक आंसर देना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, पर जहां तक मेरी रिसर्च की बात है तो वो गिनती में 25 के आसपास होंगी। पर इन सभी में सुपरस्टार अनगिनत हैं। वो वाकई में सुपरस्टार के मानकों पर खरे उतरते हैं या नहीं, यह इन सभी चीजों से कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि उनके फैंस को लगता है कि वो सुपरस्टार हैं तो वो सुपरस्टार हैं। और ये सही भी है, क्योंकि इंडिया में किसी को सुपरस्टार होने के लिए ये कतई जरूरी नहीं है कि उसके अंदर एक सुपर टैलेंट भी हो। यहाँ एक जबरदस्त एक्टर केवल कलाकार बनकर रह जाता है। बहुमुखी प्रतिभा आपको फिल्मों में काम तो दिला सकती है, पर एक एक्टर से सुपरस्टार नहीं बना सकती। तो सुपरस्टार बनने की रेसिपी क्या है? क्या ये कोई भी बन सकता है? और साथ ही ये कितना खतरनाक है किसी भी इंडस्ट्रीज के लिए, जानेंगे आज के इस वीडियो में। तो आगे बढ़ने से पहले मैं हूँ राकेश कुमार और आप देख रहे हैं बिहाइंड द 70mm। तो सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि एक सुपरस्टार होने का मतलब क्या होता है। तो साधारण भाषा में सुपरस्टार वो व्यक्ति होता है जिसकी लोकप्रियता बहुत अधिक होती है। वो अपने क्षेत्र में व्यापक रूप से सफल होता है। अगर वो एक एक्टर है तो उसकी एक्टिंग गॉड लेवल की होनी चाहिए, पर ये एक्टिंग वाली बात केवल फॉरेन सिनेमा के लिए है। इंडिया में सुपरस्टार बनने के लिए आपको हर मूवी में केवल एक ही तरह की एक्टिंग करनी होती है। अगर आप केवल आड़े तिरछे स्टाइल कर लेते हैं तो आप सुपरस्टार बन सकते हैं। शर्त इतनी है कि वो आड़ा तिरछा स्टाइल लोगों को पसंद आना चाहिए, तब आप एक ऐसे सुपरस्टार बन जाते हैं जिसका एक कल्ट बन जाता है और आप उनके लिए भगवान बन जाते हो। भारत का सुपरस्टार किसी वर्ल्ड क्लास एक्टिंग का मोहताज नहीं होता। एक पैन इंडिया मूवी जो 1000 करोड़ की कमाई कर ले तो ऐसे में उसका लीड एक्टर ऑटोमेटिक सुपरस्टार बन जाता है। फिल्म का स्क्रीन प्ले और उसकी पेसिंग चाहे जैसी भी हो, जब तक आपकी स्लो मोशन एंट्री 10 बार नहीं होगी तब तक आप सुपरस्टार नहीं बन सकते। सुपरस्टार कल्चर के कारण डायरेक्टर और राइटर दोनों को जबरदस्ती स्टोरी का नरेशन उस एक्टर के हिसाब से करनी पड़ती है। और नागार्जुन की कल की अभी इसका एक ताजा उदाहरण है, जिसमें प्रभास को रेबल स्टार दिखाने के लिए जबरदस्ती के 15 मिनट का फाइट सीक्वेंस को दिखाया जाता है, जिसमें 10 बार स्लो मोशन में उनकी एंट्री करवाई जाती है ताकि उनके फैंस खुश हो जाएं। ये सीक्वेंस केवल फैन सर्विस के लिए था, जिसकी कल्कि के नैरेटिव में कोई जरूरत नहीं थी। और इसी के कारण इतनी गहराई से भरे प्लॉट के बाद भी कल्कि का फर्स्ट हाफ एक लेजी राइटिंग एंड एडिटिंग का एग्जाम्पल बन जाता है। यहाँ मैं गलत भी हो सकता हूँ, क्योंकि हो सकता है कोई सुपरस्टार वाकई बहुत टैलेंटेड हो, पर उसको हर मूवी में अपने फैंस के लिए एक खास तरह की एक्टिंग करनी पड़ती है जो उसका सिग्नेचर स्टाइल होता है। उस एक्टर को अपने मनचाहे तरीके से किसी भी स्टोरी या कैरेक्टर को चूज करने की आजादी नहीं होती, क्योंकि उनके फैंस नाराज हो जाएंगे। हालांकि पिछले कुछ सालों में एक्सपेरिमेंटल सिनेमा का दौर फिर से लौट आया है, पर इसके बावजूद शाहरुख खान की डंकी में एंट्री स्लो मोशन में करवाई जाती है ताकि उनके फैंस थिएटर में सीटी बजा सकें। अगर ये एक मसाला मूवी होती तो ये एक्सेप्टेबल था, पर इस तरह की सीरियस इशू पर बन रही मूवी में ऐसे दृश्य कहानी के इमोशन को कमजोर करते हैं। और राजकुमार हिरानी के पिछली फिल्मों को उठाकर देखे तो इस तरह का स्लो मोशन एंट्री उनका स्टाइल नहीं रहा है, पर शाहरुख खान के सुपरस्टार प्रेशर के कारण उनको अपने तरीकों में बदलाव करना पड़ा। एक बात और ध्यान देने वाली है कि सुपरस्टार के भारी भरकम चार्जेस भी सिनेमा को खोखला कर रही है, क्योंकि 600 करोड़ के फिल्म में आधे पैसे इन सुपरस्टार को ही देने पड़ते हैं, जिसकी वजह से जो बाकी के जरूरी तत्व होते हैं उनमें एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। और इसका दूसरा साइड भी है कि इन स्टार्स की वजह से ही इन्वेस्टर्स इतना पैसा लगाते हैं, पर अगर फिल्में केवल पैसे से ही बेहतर बनती तो आदि पुरुष आज एक एग्जाम्पल नहीं होती। अगर आप तानाजी देखते हैं तो उसकी सिनेमाटोग्राफी, स्टोरी टेलिंग, स्क्रीन प्ले सब कुछ टॉप लेवल का है, और इसे भी ओम राउत ने ही बनाया था। तो ओम राउत एज ए डायरेक्टर बहुत पोटेंशियल रखते हैं। तो आदि पुरुष में क्या हुआ और कैसे हुआ ये आज भी एक मिस्ट्री है। शायद इम्तियाज अली, आनंद राय, राजकुमार हिरानी की तरह ओम राउत भी सुपरस्टार के श्राप से प्रभावित हो गए थे, क्योंकि ये तीनों ही उम्दा डायरेक्टर हैं। पर शाहरुख खान की हैरी मेट सेजल, जीरो और टंकी जैसी फिल्मों में ये कहीं भी नहीं लगा कि इसे इन डायरेक्टर्स ने बनाया है, क्योंकि फिल्म का पूरा फोकस एक या दो बड़े नामों पर होता है, जिनकी वजह से बॉक्स ऑफिस पर पैसा आता है, चाहे स्क्रिप्ट या स्टोरी टेलिंग वीक ही क्यों ना हो। इस तरह की मूवी में एक्सपेरिमेंट और क्रिएटिविटी की कोई जगह नहीं होती और नए आइडियाज सिनेमा से दूर हो जाते हैं। कहानी, कंटेंट और फिल्म मेकिंग से ज्यादा हम सिर्फ एक चेहरे को देखकर टिकट खरीदते हैं। सुपरस्टार कल्चर का एक और नुकसान ये भी है कि ये छोटी फिल्मों को बिल्कुल स्पेस नहीं देती। एक सुपरस्टार के फिल्म को ज्यादा स्क्रीन मिलती है, जबकि जबरदस्त कंटेंट वाली फिल्म जो एक नए एक्टर्स या फिल्म मेकर को शोकेस करती है उनको सिनेमा हॉल में जगह ही नहीं मिलती। ऐसे में ऑडियंस को सिर्फ वही दिखता है जो एक बड़ा स्टार लेकर आता है, और हम फैंस भी अपनी लॉयल्टी के कारण मैनिपुलेट हो जाते हैं अपने स्टार की मीडियोकर फिल्मों को सपोर्ट करने के लिए। अगर किसी मूवी इंडस्ट्रीज को आगे बढ़ाना है तो हमें सुपरस्टार कल्चर से परे सोचना होगा। सिनेमा का असली एसेंस कहानी, कल्पना और ऐसी सोच में है जहाँ एक्सपेरिमेंट और क्रिएटिविटी का दरवाजा खुला रहता है। तो आज के लिए बस इतना ही। आप इस पर क्या विचार रखते हैं कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो में अगर थोड़ा भी कुछ भी अच्छा या बुरा लगा हो तो प्लीज लाइक और अनलाइक करते जाइएगा। अगर इस तरह के कंटेंट को और देखना चाहते
हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर ही दीजिएगा। मिलेंगे आपसे किसी और अगले ऐसे ही वीडियो पर ऐसे ही टॉपिक में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, वंदे मातरम।